Hello everyone. Dr. M.S. Swaminathan, the father of the Indian Green Revolution, sadly passes away at the age of 98 years. Now, he was a great scientist, a great biologist, he was a statesman and also an philosopher और ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं. तो इस वीडियो में वी विल कवर अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस. ऑल्दो इनका इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, बट स्टिल वी विल कवर हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस. इनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ जो है इनका क्रीमेशन किया गया एंड इनके डिमाइस पर जो है पूरा शोक व्यक्त किया गया है. इंडिया में भी किया गया है एंड वर्ल्ड ओवर, बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो फूड सिक्योरिटी को लेकर रहा है, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप में भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है. नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी. माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. इनका पूरा नाम अगर जाने तो इनका नाम है मोनकोम्बू संबासिवन स्वामीनाथन. नाउ मोनकोम्बू बेसिकली इनका विलेज का नेम है दैट बिलोंग्स टू कुट्टानाड डिस्ट्रिक्ट इन केरला. ये केरला से बिलोंग करते हैं और इनका बहुत ज्यादा जो है बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर से रहा है. इनके फादर जो थे ही वाज अ सर्जन और इनका जो है स्टार्टिंग का पढ़ाई अगर आप बोल सकते हैं इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस किया इन एग्रीकल्चर साइंसेज फ्रॉम मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज. इसके बाद ही वेंट ऑन टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन यूके और इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग IARI बोलते हैं, इन न्यू दिल्ली, वहां पर भी इन्होंने पढ़ाई की, अपना रिसर्च किया. तो आप देख सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत स्टार्टिंग से रहा है. ना अगर हम लोग आगे देखें तो बिफोर कमिंग टू इंडिया, वर्किंग टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड ओवर भी. ये बहुत टाइम तक जो है वो यूनेस्को फेलो थे एट वेजेननाइजेन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन नीदरलैंड्स, जहां पर इन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया. वो कंट्रीब्यूशन क्या था आपको पता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या था कि वहां पर पोटैटो का कल्टीवेशन काफी इंक्रीज कर दिया गया था, बिकॉज जो आर्मीज को फीड करने के लिए पोटैटो काफी आसान होता था, उनसे उनको एनर्जी भी मिलता था और इसका जो ग्रोथ था वो थोड़ा फास्ट होता था. नाउ क्या हुआ कि वहां पर जो सर्टेन एक पैरासाइट था जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन नेमाटोड इन्फेस्टेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरे पोटैटो क्रॉप्स को काफी नुकसान पहुंचा था यूरोप पे एक टाइम में. तो ये जब उस समय फेलो थे तो इन्होंने इसी पर रिसर्च किया और इस पैरासाइट के अगेंस्ट जो है वहां के नेटिव प्लांट्स में कुछ जीन्स को एडिटिंग करके जो है आप बोल सकते हैं अडेप्टिंग जीन्स इंट्रोड्यूस करके वो जो है उनको रेजिलियंट बनाया गया अगेंस्ट द नेमाटोड. तो आप देख सकते हैं कि इनका एग्रीकल्चर में और उसके इन डेप्थ में जाने में इनका कितना इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से, और उन्होंने वर्ल्ड के बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला था. नाउ इंडिया की बात करें, इंडिया में इनका कंट्रीब्यूशन अगर हमें जानना है तो थोड़ा सा हमें और हिस्ट्री में जानना पड़ेगा. नाउ आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान्स जो स्टार्ट हुए, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान वो स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है इंडिया वाज बेसिकली एग्रीगेरियन इकोनॉमी. हमारे यहाँ जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एग्रीकल्चर में जो हमारे यहाँ क्या था कि हम लोग, क्योंकि ब्रिटिशर्स ज्यादातर कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा जो फूड ग्रेन्स था उसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं था, तो इंडिया जो था वो कभी भी फूड सफिशिएंट नहीं था फ्रॉम स्टार्टिंग. अब इंडिया ने जब स्टार्टिंग में हमारा जो 5 ईयर प्लान बना, दोज फोकस्ड ऑन दी मेजर इंडस्ट्रीज. आपको पता है महालनोबिस प्लान आया, जिसके वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर काफी नेग्लेक्ट हो गया. नाउ स्टार्टिंग में हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारा जो फूड नीड है वो जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अलावा हम लोग अगर इंपोर्ट कर लेंगे तो फॉर टाइम बीइंग जो है वो हमारा फूड का नीड जो है वो सर्व हो जाएगा. लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज नहीं किया, कुछ भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आया, जिसके वजह से यहाँ पर फूड प्रोडक्शन जो है वो काफी घट गया. नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर 62 मिलियन टन हो गया था 5 ईयर लो इन 1957 टू 58. उस समय बहुत सारे यूएस एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला भी, जवाहरलाल नेहरू को, कि आपको सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है वो फोकस करना चाहिए टुवर्ड्स एग्रीकल्चर. लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रीजंस थे और हमारे दूसरे भी नीड्स थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो नेग्लेक्ट होता चला गया. और आपको पता है 60s में हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया, जिसको हमने आगे सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ आवर ग्रेट साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन. अब चलिए, अब आपको पता है हमने देखा कि ऑलरेडी इंडिया जो है वाज इंपोर्टिंग ऑल दी फूड ग्रेन्स और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई इंसेंटिव नहीं था कि आप यहाँ पर प्रोडक्शन करिए, एग्रीकल्चर का काम करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपना सारा रिसोर्सेज, अपना सारा फोकस जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज पे लगाए हुए थे. और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक टाइम पे ऐसा माहौल बन गया था जिसमें इंडिया की इकोनॉमी को बोला जाने लगा शिप टू माउथ इकोनॉमी. शिप टू माउथ का इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जो भी फूड ग्रेन्स हमारे यहाँ आ रहे थे दैट वाज बीइंग शिफ्ट, वो इंपोर्ट हो रहा था दूसरे कंट्री से और डायरेक्टली हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे. कोई भी सरप्लस हमारे पास नहीं था, ना ही हमारे पास सरप्लस था अपने बचाने के लिए, और एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं सकते थे बिकॉज वी वर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मच. नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे इंपोर्ट का कि 10 मिलियन टन जो है हम लोग ने इंपोर्ट किया था फ्रॉम द यूएस
सिर्फ यूएस की बात करें तो यूएस से एक प्रोग्राम था PL 480 स्कीम, जिसको आगे हम लोग देखेंगे, जिसके अंडर हम लोग 10 मिलियन टन्स जो है वो फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे फ्रॉम यूएस। नाउ अब इंडिया ने जो है इसको बहुत ही दिल पर पत्थर रख के इस एग्रीमेंट को साइन किया था, पता है आपको, क्योंकि कोई भी फ्री चीज आपको उसके बदले में कुछ जो है वहां पर उसका कीमत चुकाना पड़ता है, और इंडिया ने भी चुकाया था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इंडिया ने साइन किया था एक लॉन्ग टर्म पब्लिक लॉ, PL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक लॉ 480 एग्रीमेंट यूएस के साथ, जिसके अंदर जो है उसे फूड एड ग्रांट करती थी यूएस गवर्नमेंट। नाउ ये ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम हमारा नीड थोड़ा सा सर्व कर दिया, लेकिन इसके पीछे भी आपको पता है यूएस का कुछ मंशा था, जिसको हम लोग आज देखेंगे। नाउ दिस PL जो आप देख रहे थे, ये जो 480 स्कीम था, इट वाज स्टार्टेड बाय ड्वाइट एस आइजनहावर, जो प्रेसिडेंट थे उस समय यूएस के 1954, आफ्टर मैथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि जो यूके के कॉलोनीज थे, यूके जो है वो अपना वापस सारे किंगडम्स को, मतलब वो सारे एरियाज को छोड़ के जा रहा था, डीकोलोनाइजेशन हो रहा था। तो उस समय यूएस ने ये मौका देखा कि अगर डीकोलोनाइजेशन का टाइम चल रहा है, अगर वो इन सारे कंट्रीज को हेल्प करता है विद सम फूड एड, तो ये अपने इंटरेस्ट को भी यहां सर्व कर सकता है। नाउ आफ्टर उसके बाद जब ड्वाइट के बाद जो प्रेसिडेंट आया, दैट वाज लिंडन बी जॉनसन, इन्होंने भी इसी तरह का PL 480 स्कीम जो है वो एक्सटेंड किया इंडिया को, और बोला कि आप इस तरह के ग्रेन्स हमसे ले सकते हैं, आपको जब तक जरूरत है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर जो है आपको देखना पड़ेगा, इन्होंने कोशिश किया कि इसको जो ह्यूमैनिटेरियन जो ये लॉ है, इसको एज अ डिप्लोमेटिक टूल टू प्रोटेक्ट अमेरिकन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। अब अमेरिकन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या था? बेसिकली ये चाहते थे कि यहां पर कैपिटलिज्म का ग्रोथ हो, जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो यहां पर इन्वेस्ट कर पाए। और आपको पता है कि उस समय इंडिया पे USSR का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इंडिया ने जो है इस चीज को वो बहुत अच्छे से वो समझ गए कि यहां पर जो है ये इनको ग्रेन दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन है, इनके पीछे जो है वो यूएस का कुछ मोटिव्स भी है। नाउ अब ये अगर हम लोग देखें, अब उस समय काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि इंडिया ने सारा ग्रेन जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रखा है, और ये भी कहा गया था जो ग्रेन्स जो यूएसए जो है वो इंडिया को प्रोवाइड कर रहा था वो बहुत ही खराब क्वालिटी का था, और ये भी कहा जाता था कि इट वाज फिट एनफ ओनली फॉर पिग्स, मतलब पिग्स को जो वो वहां फीड करते हैं वो इंडिया में वो भेज रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टोरीज हैं अगर आप जानना चाहेंगे। जैसे आपको पता है कि ये भी कहा जाता है कि इंडिया में जो ग्रेन्स भेजे जा रहे थे उसमें कुछ ऐसे वीड्स डाल दिए जा रहे थे जो कि इंडिया में एग्रीकल्चर में काफी मुश्किल प्रोड्यूस करेंगे, और हमेशा से यूएस का एक ये सीक्रेट प्लान था कि इंडिया हमेशा डिपेंडेंट रहेगा यूएसए के PL 480 स्कीम पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सब कंट्रोवर्सी स्टोरीज थी, लेकिन इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी का सीन था वो बहुत ही आप बोल सकते हैं इंडिया के फेवर में नहीं था, और इंडिया जो था वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था ऑन फॉरेन एड। अब यहां पर बात आती है, यहां पर इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग हुआ था वो शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब थे उसी समय जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हुई, और कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज थे जैसे सुब्रमण्यम जो कि उस समय के एग्रीकल्चर जो आप बोल सकते हैं मिनिस्टर थे, उसके बाद B शिवारमन जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, एंड द साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। ये 3 पर्सन जो थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया का बेसिकली यहां पर स्ट्रैटेजी क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, कि हमें आर्सेनल ऑफ साइंस, डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल करेज, इन तीनों को मिला के हमें अपने पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को जो है ट्रांसफॉर्म कर देना है। ना आर्सेनल ऑफ साइंस का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो है गवर्नमेंट ने भी माना कि हमें साइंटिस्ट का बहुत जरूरत है, साइंटिफिक नॉलेज का जरूरत है, बिकॉज जो भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा था वो एनफ नहीं था हमारे यहाँ, जितना भी फूड सिक्योरिटी हमें अचीव करना था उसके लिए वो एनफ नहीं था। तो इसी कारण साइंस का बहुत जरूरी था, डिप्लोमेसी का भी जरूरी था, ताकि आपको पता है कि जो हमने हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स जो मंगाया था यूएस से, वो हमारा एक डिप्लोमेटिक विन था, उन्होंने हमें हाई जो ईल्ड वैरायटी सीड्स दिया। इसके अलावा पॉलिटिकल करेज की बात क्यों होती है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर इंडिया के पास बहुत लिमिटेड सोर्सेस थे, तो जो भी सोर्स को उसको बहुत इंटेलिजेंटली जुडिशियली यूज करना था। इसी कारण ये बोला जाता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ आर्सेनल ऑफ साइंस, डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल करेज। अब यहाँ पर देखिए तो उस समय एक साइंटिस्ट होते थे नॉर्मन बोरलॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनका नाम आप नोट कर सकते हैं, आप कभी मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हैं, या इसे आपसे कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नो इन्होंने एक जो है एक ड्वार्फ नॉरिन 10 वीट का जो एक वैरायटी है, इसका जो है इन्होंने इसको वहां पर इसको सिंथेसाइज किया था, और ये माना गया है कि वर्ल्ड ओवर उस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन ये जो वीट का वैरायटी था ये इतना ही अच्छा वैरायटी था, इसका ईल्ड इतना ही अच्छा था कि इसके वजह से पूरे वर्ल्ड ओवर जो है वो फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाया, और इंडिया में भी जो है वीट का सफिशिएंसी आया, दैट वाज ड्यू टू ड्वार्फ नॉरिन 10 वीट। तो आप इस वैरायटी को भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप कहीं करना चाहते हैं तो।
अब चलिए हम लोग देखते हैं तो इन्होंने क्या हुआ कि हमारी जब बात हुई, जब स्वामीनाथन ने सजेस्ट किया कि हमें भी अपने वीट वैरायटीज को चेंज करने का जरूरत है, तो यहां पर बात हुई कि हम जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है वो इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम यूएसए। ये जो नॉरिन जो वैरायटी थी इसको हम लोग इंपोर्ट करने वाले थे फ्रॉम यूएसए। ना आप देख सकते हैं कि ये जो लर्मा रोजो एंड सोनोरो 64 बेसिकली ये जो वीट के वैरायटीज थे जो कि हमने मेक्सिको से इंपोर्ट किया। ना ये कितने मंगाए गए थे, तो आप देख सकते हैं 18,000 टन ऑफ सीड जो है वो मंगाया गया था। अब इसको इंडिया के हिसाब से थोड़े लोकल कंडीशन के हिसाब से इंडिजिनाइज किया गया और इनका नाम रखा गया कल्याण, सोना एंड सोनालिका। और ये वेराइटीज इतने ही जबरदस्त थे कि इनका एग्रीकल्चर ईड इतना इंक्रीज हो गया कि ऑलमोस्ट जो वीट का प्रोडक्शन है इंडिया में वो ट्रिपल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि स्वामीनाथन के लीडरशिप के अगेंस्ट, जिन्होंने इस वैरायटी के इंपॉर्टेंस को समझा, जो वहां के साइंटिस्ट हैं जो नॉर्मन बोरलॉ, उनके साथ बात की और डिप्लोमेसी भी इस तरह से किया गया और आप बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट को भी इस तरह से मनाया गया कि 18,000 टन ऑफ सीड जो है वो हम लोग इंपोर्ट किए, जो कि आप बोल सकते हैं बिगेस्ट सीड शिपमेंट था उस टाइम में हिस्ट्री के। अब आपको पता है ये जो वेराइटीज थी सोना एंड सोनालिका, ये इतने मतलब आप बोल सकते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थे कि बहुत सारे लोग जो थे उस समय इतने इंस्पायर्ड हो गए कि अपने बच्चे का नाम जो है वो इस सीड के वैरायटी पे रखने लगे। जैसे सोना, सोनालिका, आप ये नाम देखते हैं तो दीज वर दी इनिशियल दी व्हीट वेराइटीज दैट ब्रॉट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखिए जो स्वामीनाथन की बात होती है, सबसे बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि ही वाज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ समवन हु वाज लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात कर सकते थे, साइंस की बात कर सकते थे, एट द सेम टाइम सरकार को भी मना सकते थे कि आप इस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि आपको पता है कि साइंटिस्ट की बात जनरली नहीं मानी जाती है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, लेकिन स्वामीनाथन वाज अ सच अ स्टेट्समैन कि वो ये सारी बात जो है वो गवर्नमेंट को समझा के इन्होंने बात मनवा भी ली और आपको पता है कि इसका रिजल्ट हुआ कि इंडिया अचीव्ड फूड सिक्योरिटी इन 1970s। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। नाउ ये तो हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। आफ्टर दैट ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, एनसीएफ बनाया गया था इन 2004 और इन्हीं का जो रिकमेंडेशन था टू हैव अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% रिटर्न। इनका कहना था कि हमें गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो फार्मर्स को सपोर्ट करें विद एमएसपी, और एमएसपी कितना होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% रिटर्न, मतलब एटलीस्ट 50% रिटर्न जो है वो फार्मर्स को मिलना चाहिए। तो इसके बाद जो है आपको पता है इसके कुछ रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने फॉलो किया और आज भी जो है इनके रिकमेंडेशंस हम लोग रेलेवेंट रखते हैं। इवन मेंस के आंसर में भी इनके जो भी इस कमीशन का रिकमेंडेशन है उसको हम लोग यूज करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें, ही बिकेम इन 2007 प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने इन्हें नॉमिनेट किया एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल लेके आए थे, वुमेन फार्मर्स इंटाइटलमेंट बिल, जिसमें बेसिकली जो कि लैंड्स जो है वो वुमेन फार्मर्स का जो है रिकॉग्निशन का काम करना था। इस बिल को ऑब्वियसली ये लैप्स कर गया, लेकिन इसके बहुत सारे जो पॉइंट्स थे जिसको बाद में गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। इसके अलावा ही ऑल्सो हेडेड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडिया में जो है सिग्निफिकेंट बॉडीज के जो है ये स्पीयर हेड किए थे इन्होंने। इसके अलावा ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फिलीपींस के भी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो एग्रीकल्चर एक्यूमेन इतना ज्यादा था कि वर्ल्ड ओवर जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थी, कंट्रीज थी, वो इनका हेल्प लेते रहती थी। ये आपको पता है कि ये एक टाइम पे जो है वो प्रेसिडेंट थे ऑफ IUCN, जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत ही सिग्निफिकेंट बॉडी है, उसके भी जो है ये चेयरमैन रह चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट बॉडीज के चेयरमैन रहे, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। अब इनको अगर हम लोग इनकी अवार्ड की बात करें तो ही वॉज राइटली अवॉर्डेड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987 विच इंसिडेंटली वॉज सेटअप बाय नॉर्मन बोरलॉ। देखिए नॉर्मन बोरलॉ को जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिला था, लेकिन उस समय क्या था ना कि एग्रीकल्चर को लेके नोबेल प्राइज नहीं मिलता था। तो नॉर्मन बोरलॉ ने क्या किया कि एक प्राइज सेटअप किया जिसका नाम रखा वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987 और फर्स्ट प्राइज जो है इन्होंने एमएन स्वामीनाथन को दिया, क्योंकि उनको पता था नॉर्मन बोरलॉ जो है वो काफी टाइम से जो है एमएस स्वामीनाथन के साथ काम कर रहे थे, तो उनको इनके काबिलियत के बारे में पता था, तो उन्होंने ये फर्स्ट अवार्ड जो है वो इनको ही दिया था। अब इसके अलावा इंडिया में इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी जो है नवाजा गया है और इसके अलावा डिफरेंट अवार्ड्स हैं जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड और इंदिरा गांधी प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो आप देख रहे हैं कि अवार्ड्स की तो इनको बिल्कुल भी कमी नहीं थी, रिकॉग्निशन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड ओवर फूड सिक्योरिटी में वो कितना सिग्निफिकेंट रहा है। इसके अलावा इनके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हुए हैं, अगर हम लोग जानना चाहें तो। इनका बहुत लोग ये भी मानते थे कि जो HYV सीड्स जो हम लोग लाए
या फिर जो उसके वजह से जो हाई फर्टिलाइजर खास करके यूरिया का जो यूसेज बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा सॉइल पॉल्यूटेड हो गया खास करके पंजाब एरिया में। ऑल्दो ये बात बोलना बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये उस टाइम के नीड के अनुसार इन्होंने एक्ट किया। ही ब्रॉट दी HYV सीड्स, और ये बहुत वोकल रहे हैं अबाउट ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी इन दी एग्रीकल्चर। इनका मानना रहा है कि हम जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज को हमें रोकना नहीं चाहिए। इनका इवन जो हमारे जो न्यू क्रॉप्स है जैसे GM क्रॉप्स की बात होती है, उसको भी लेकर इन्होंने बोला है कि इंडिया को काफी ओपन माइंडेड होना चाहिए था इस मामले में, ताकि हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, और एग्रीकल्चर में जो है जो फार्मर इनकम डबलिंग की बात होती है उसको भी हम लोग अचीव कर पाए। तो आप देख रहे हैं कि इनका कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। इसमें से आप जो है इन पर बेस्ड, अगर आप एग्जाम की बात करें तो इन पर बेस्ड ऐसे आ सकता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, और आपको एज अ जनरल नॉलेज इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।